नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा संजय दत्त के बचपन के दिनों का है। ये सनावर के स्कूल के दिनों का किस्सा है, जब सनावर में सनावर के रंग में संजय पूरी तरीके से ढल गए थे। और स्कूल जाने के 5 साल के बाद संजय ने नरगिस को लिखे पत्र में यह भी लिखा कि वो स्कूल कभी छोड़ना नहीं चाहते। अपने क्लास के कई अन्य विद्यार्थियों की तरह संजय भी पायलट बनना चाहते थे। संजय द्वारा मां को लिखी जाने वाली चिट्ठियों में अब बदलाव आने लगा था। पहले जहां उनकी चिट्ठियों में इस बात की गुजारिश होती थी कि उनको सनावर से घर ले जाया जाए, वहीं अब उनमें जरूरी तौर पर खरीदे जाने वाले सामान की सूची होने लगी। अपने पिता को लिखे एक पत्र में, जो विदेश जा रहे थे, संजय ने अगस्त 1974 का ये साल है, लिखा, मुझे वहां से कुछ चीजें चाहिए। और उस सूची में शामिल चीजें थीं हील वाले जूते, लेवाइस की जीन्स और शॉर्ट जैकेट, मोरी वाली पैंट, पॉकेट ट्रांजिस्टर, एक घड़ी, पिंक फ्लाइड, एलिस कूपर, ब्लैक सब्बाथ, डीप पर्पल, जेथरो टूल और द डोर्स के नए रिकॉर्ड्स। ये वो लिस्ट थी जो संजय दत्त ने अपने पिता सुनील दत्त को भेजी थी। लेकिन संजय वहां भावनात्मक और सामाजिक तौर पर बेहतर होते जा रहे थे। वहीं स्कूल में उनका प्रदर्शन निर्णायक रूप से औसत से कमतर हो रहा था और ऐसा लगता था जैसे उनकी दिलचस्पी सिर्फ मौज मस्ती में ही रह गई थी। और एक बार नरगिस स्कूल गई तो संजय की क्लास में जो उनकी टीचर थी, मिस नायडू, उन्होंने तब नरगिस से कहा कि नरगिस जी, संजय पढ़ाई में काफी कमजोर हैं और अगर वो कोशिश करें तो वो बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन वो एकाग्र नहीं रहता और क्लास में लगातार सपने देखता रहता है। अपना काम पूरा नहीं करता और लिखने के काम में उसको बहुत मुश्किल होती है। नरगिस इस बात से बहुत बेचैन थी कि संजय पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं लगाएगा तो कैसे काम चलेगा। और इसलिए उन्होंने संजय को एक खत लिखा, तुमको पता है कि तुम मेरे एकमात्र बेटे हो और तुमसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। तुमको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए जिससे तुम बड़े आदमी बनो, खूब बड़े आदमी, और बुढ़ापे में हमारा ध्यान रख सको। प्लीज संजय, मेरे लिए अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। अपनी मां के लिए तुमको ये करना ही चाहिए। सुनील दत्त ने भी संजय दत्त से ये कहा कि अगर वो वैज्ञानिक या एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते बल्कि उसके लिए मेहनत भी करनी होती है। लेकिन सुनील दत्त और नरगिस को संजय की वास्तविकता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब संजय सनावर में रच बस गए तो संजय के अंदर जो शरारती बालक था वो फिर से उभरने लगा और नियम कायदों को आजमाने की चाहत एक बार फिर से जग गई। पहले से ही बड़े संजय अब एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे थे। इधर संजय बोर्डिंग स्कूल के उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे, वहीं दत्त परिवार की जिंदगी मुश्किल भरी करवाहट लेने लगी थी। 1971 में सुनील दत्त ने रेशमा और शेरा बनाने की योजना बनाई और इस फिल्म को वो जल्दी रिलीज करना चाहते थे, जल्दी बनाना चाहते थे। दत्त परिवार के लिए ये एक बड़ा फैसला फंसने वाला साबित हुआ। सुनील दत्त ने बड़े दुस्साहसी तरीके से इस बात की घोषणा की कि फिल्म की शूटिंग 15 दिनों में पूरी हो जाएगी और फिल्म की शूटिंग राजस्थान के दूर दराज के गांव में होने वाली थी। फिल्म का निर्देशन एस सुखदेव को करना था और फिल्म में मुख्य भूमिका सुनील दत्त और वहीदा रहमान की होने वाली थी। फिल्म की पूरी यूनिट करीब 100 लोगों की थी, जिनमें फिल्म के हीरो हीरोइन के अलावा राखी, विनोद खन्ना और नए अभिनेता अमिताभ बच्चन भी थे। और सभी लोग ओचिना नाम के एक छोटे से गांव में तंबुओं में रह रहे थे और गांव के सबसे नजदीक जो बड़ा शहर था वो था जैसलमेर, और वो उस गांव से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर था। जब सुनील दत्त रेशमा और शेरा की शूटिंग में व्यस्त थे, उस समय नरगिस अपने बंगले के परिसर में प्रीव्यू थिएटर बनवाने में व्यस्त थीं।
जिसे फिल्म निर्माता डबिंग और फिल्में दिखाने के लिए किराए पर ले सके। जब 12 साल के संजय छुट्टियों में स्कूल से घर आए तो वो अपने पिता से मिलने के लिए राजस्थान में उनके फिल्म के सेट पर गए और अचानक ही सुनील दत्त ने अपने बेटे से फिल्माई जा रही कव्वाली जालिम शराब में ये क्या मिला दिया वे मुख्य कव्वाल सुधीर लूथरा के साथ पर्दे पर आने के लिए कहा। और अपनी पहली फिल्म में जूनियर कव्वाल के रूप में संजय बहुत प्यारे लगते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर भी। सुनील दत्त संजय के प्रदर्शन से इतने प्रभावित हो गए कि वो संजय को मजाक में चमेली जान कहने लगे। और असल में उसके बाद से पिता जब अपने बेटे को लिखते तो शुरुआत में डियर चमेली जान से ही यह खत शुरू होता था। लेकिन जब अधिकतर फिल्म की शूटिंग हो गई और सुनील दत्त ने रेशेज यानी फिल्म की शूटिंग के हिस्से देखे तो उनको बहुत निराशा हुई। सुनील दत्त ने सुखदेव को हटाकर फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और पूरी फिल्म को दोबारा शूट करने का फैसला किया। और अंत में फिल्म क्रू को 2 महीने तक शूटिंग के लिए रहना पड़ा, जबकि आकलन 15 दिनों का था। और बाद के दिनों में सुनील दत्त एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने बहुत खर्च करके पूरी फिल्म को दोबारा शूट किया और आखिरकार जब फिल्म पूरी हुई तो मेरे ऊपर करीब 60 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया। 5 महीने तक मैंने अभिनय भी नहीं किया। ये तमाम बातें सुनील दत्त एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं। रेशमा और शेरा साल 1971 में रिलीज हुई और इस खूबसूरत फिल्म को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार तो मिले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बुरी तरह असफल रही। दत्त परिवार अचानक बुरी तरह से आर्थिक संकट में घिर गया। जब वक्त बदला बदला और पैसे खत्म हो गए तो दत्त परिवार के घर आने वालों की तादाद भी कम होने लगी। 42 साल के सुनील दत्त को 3 बच्चों और पत्नी की जिम्मेदारी उठानी थी। सुनील दत्त ने सालों पहले शरणार्थी होने का दुख झेला था। अब एक बार फिर से वो शून्य पर आ गए थे। और एक इंटरव्यू में वो कहते भी हैं कि मेरे पास तब पैसे नहीं थे। मेरे पास 7 गाड़ियां थीं और एक को छोड़कर सब बिक गई। उस एक से मुझे अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने जाना होता था। मेरा घर गिरवी था। मैं बस में चलने लगा था। मुझे अक्सर ये बात सुनने को मिलती थी, क्यों सुनील दत्त, सब खत्म हो गया तेरा, अभी बस में जाना शुरू कर दिया। दत्त परिवार के लिए किस्मत की बात यह रही कि नरगिस ने बंगले में प्रीव्यू थिएटर बनवा दिया था। वो लोग डबिंग और फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए उसे किराए पर लेने लगे थे। बंगाली के दिनों में परिवार का खर्च इसी से चलने लगा। नरगिस और सुनील दत्त ने कोशिश ये की कि उनके इस हालात का असर बच्चों के ऊपर न पड़े, लेकिन फिर भी अगले 2 साल बड़े भारी बीते। हालांकि संजय बोर्डिंग स्कूल में थे, लेकिन परिवार की स्थिति उनसे छिपी नहीं थी। उन 2 सालों के दौरान जब वो छुट्टियों पर घर आते थे तो वो देखते कि परिवार को चलाए रखने के लिए उनके पिता काम में डूबे रहते थे और माहौल में तनाव का उनको एहसास हो जाता था। संजय के एक क्लासमेट ने एक चिट्ठी को याद करते हुए बताया, जिसमें नरगिस ने संजय को ये समझाया था कि परिवार आर्थिक संकट के काल से गुजर रहा था और वो उस साल विदेश में छुट्टी मनाने जाने का खर्चा नहीं उठा सकते थे। नम्रता, जो संजय दत्त की बहन है, बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में कहती हैं कि इस दौर में वे कुछ भी अतिरिक्त खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन वो हमें ये नहीं बताना चाहते थे कि हमारा घर गिरवी था। ये पिता के जीवन का सबसे अंधेरा दौर था। लेकिन बुरे से बुरे दौर में भी उम्मीद की किरण दिखाई दे जाती है। घर में साहसी नरगिस ने सबका हौसला बनाए रखा। मदर इंडिया के अंदाज में उन्होंने सबका उत्साह बनाए रखा और किसी जमाने में बॉलीवुड की सुपरस्टार रही नरगिस एक गुल्लक में पैसे रखती थी। नम्रता ने एक दिन याद करते हुए बताया, एक इंटरव्यू में कहा, डैड ने हमें बताया कि वो सच में कंगाल हो गए थे और उनके पास घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं थे। मम्मी ने गुल्लक खोला और सभी सिक्कों को बिस्तर पर बिखेर दिया। उनको गिनने में लग गई। खुले पैसे इतने अधिक थे कि गिनने में कई घंटे लग गए। लेकिन सबको इस बात की जानकारी से खुशी हुई कि अब उनके पास इतने पैसे आ गए थे कि अगले 30 दिनों का खर्च आसानी से चल सकता था।
मुझे लगता है कि उनके इसी सकारात्मक रुख के कारण हम में से किसी को भी इस बात का अनुभव नहीं हुआ कि हमारे माँ पापा उस समय सच में बुरे दौर से गुजर रहे थे। और अंत में जब उस कठिनाई से भरे 2 साल बाद भाग्य का चक्र घूमने लगा, साल 1973 के बाद से सुनील दत्त ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं। साल 1973 में आई हीरा, गीता मेरा नाम 1974 की, या प्राण जाए पर वचन न जाए 1974, नेहले पर दहला 1976। जबकि दत्त परिवार की जिंदगी अब पटरी पर लौट आई थी। दत्त जूनियर भी, यानी संजय दत्त भी, सनावर में अपनी पढ़ाई को पूरा करने के अब अंतिम दौर में थे। और ये कहानी है संजय दत्त की, संजय दत्त के पिता सुनील दत्त की, वो सुनील दत्त जिन्होंने मुश्किल हालातों में भी अपने ईमान को डिगने नहीं दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।